छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, माँ महामाया का मंदिर किस सदी में निर्मित माना जाता है? तो देखिएगा, माँ महामाया का मंदिर कहाँ पर निर्मित है भाई? रतनपुर में निर्मित है। रतनपुर कहाँ पर है? बिलासपुर जिले में। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रत्नदेव प्रथम ने, जो कि कलचुरी शासक थे ना, रत्नदेव प्रथम। देखो, रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी तुमाड़ से रतनपुर में स्थानांतरित किया और रतनपुर में ही उन्होंने माँ महामाया का मंदिर स्थापित करवाया। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि यह किस सदी में निर्मित है? तो देखिएगा, जो महामाया मंदिर के निर्माण का जो काल बताया जाता है, लगभग 1050 के आसपास में। जो रत्नदेव प्रथम थे, उन्होंने लगभग 1045 के आसपास में रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई और उसकी कुछ ही वर्षों बाद, लगभग मोटा माटी 1050 में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। 1050 मतलब 11वीं सदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं सदी। अच्छा, यहां एक बात और ध्यान रखेंगे, आपको ना कभी कभी ऑप्शन में ये भी देखने को मिल जाएगा, मतलब कि 11वीं 12वीं सदी, ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको टिक कर सकते हो। अगर ऐसे दिया रहे ना कि 10वीं 11वीं सदी, 11वीं 12वीं सदी, 12वीं 13वीं सदी, तो आप वहाँ 11वीं 12वीं सदी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो कालक्रम है ना, वो उतना निश्चित नहीं है, लेकिन इसी आसपास में इस मंदिर का निर्माण हुआ है 11वीं 12वीं सदी में। तो अगर हम इसको माने 1050 को, तो 11वीं सदी ले सकते हैं, या इसके आसपास का माने तो 11वीं 12वीं सदी। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के घनश्याम सिंह गुप्त को संविधान सभा के किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। घनश्याम सिंह गुप्त, जो कि दुर्ग जिले से थे, और दुर्ग जिले में इन्होंने जो है जो अपना राष्ट्रीय आंदोलन है उसको गति प्रदान किया। तो जब भारत स्वतंत्र होने वाला था और भारत के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया, तब अलग अलग समितियों का गठन किया गया, जैसे कि झंडा समिति हो गया, प्रारूप समिति हो गया, हिंदी प्रारूप समिति हो गया। इस तरह से बहुत सारे समितियों का गठन किया गया ये संविधान निर्माण के लिए, और इन समितियों के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो घनश्याम सिंह गुप्त थे, इनको हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे घनश्याम सिंह गुप्त, जिनको गुरुजी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन से जिले का विभाजन कब कब हुआ है, पहली बार कब हुआ, आखिरी बार कब हुआ, इस टाइप से बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे जिले विभाजित हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो जो दुर्ग जिला है ना, ये बना है 1906 में। 1906 में स्थापित हुआ है दुर्ग जिला। रायपुर जिले से अलग होकर के दुर्ग जिला स्थापित हुआ है। तो दुर्ग जिला का विभाजन सबसे पहली बार कब हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जब देश आजाद हुआ ना, तब दुर्ग जिले में कुछ रियासतों को सम्मिलित किया गया, जिससे दुर्ग जिले का आकार बहुत बड़ा हो गया। देखो, दुर्ग जिला जो है ना, कुछ ऐसा दिखता था वर्ष 2000 में, जब बालोद और बेमेतरा दुर्ग जिले से अलग नहीं हुए थे, तब कुछ कुछ ऐसा था। और इस तरफ जो है रायपुर जिला था। रायपुर जिला कुछ ऐसा हुआ करता था ना, ये वाला बलौदा बाजार है, ये बीच में रायपुर, ये गरियाबंद, इधर महासमुंद, इधर धमतरी, और यहाँ हुआ करता है अभी भी राजनांदगांव। तो देश की आजादी के समय में इस क्षेत्र में, राजनांदगांव क्षेत्र में 3-4 रियासतें थी ना, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, तो वो सब जो है इस दुर्ग जिले में सम्मिलित कर दिया गया। तो दुर्ग जिले का आकार जो है पूरा बड़ा हो गया। अभी जिसको हम दुर्ग संभाग कहते हैं ना, जिसमें 5 जिले आते हैं, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा, तो वो किसी जमाने में एक जिला हुआ करता था भारत के आजादी के पश्चात। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो यहां बताना है दुर्ग जिले का विभाजन कब हुआ पहली बार। तो 1973 में जो 3-4 रियासतें दुर्ग जिले में सम्मिलित की गई थी ना, उसको जो है अलग करके राजनांदगांव जिला बनाया गया 1973 में। ये दुर्ग जिले से अलग हुआ है राजनांदगांव। ध्यान रखेंगे, राजनांदगांव जिला पहले दुर्ग जिले के अंतर्गत आता था। तो दुर्ग जिले का प्रथम विभाजन हुआ 1973 में। उसके बाद हुआ 1998 में, जब दुर्ग जिले से
नहीं, 1998 में दुर्ग जिले का विभाजन नहीं हुआ, माफी चाहूंगा। सीधे 2012 सीधे 2012 में दुर्ग जिले का विभाजन हुआ और बालोद और बेमेतरा जिले बने। तो दुर्ग जिले का इस तरह से 2 बार विभाजन हुआ है, 1973 में और 2012 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य का सबसे बड़ा एवं सबसे लंबा पाट प्रदेश कौन सा है? काफी बार पूछा गया है। जसपुर पाट, ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पाट प्रदेश है, जसपुर पाट। काफी बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है? ये नाम थोड़ा सा अटपटा है, तो काफी सारे बच्चे जो है इसको याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन नाम थोड़ा सा मजेदार भी है। तो देखो, खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? अरपा नदी का उद्गम हुआ है, ध्यान रखेंगे। अरपा नदी का उद्गम हुआ है खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से। वहीं अगर हम बात करें खारंग नदी की, अगर हम बात करें खारंग नदी, तो इसके उद्गम का मतलब कहाँ से हुआ है? फिलहाल मुझे नहीं मालूम इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, आप लोग बताइएगा। मनियारी नदी की बात करें तो ये जो है पेंड्रा लोरमी के पठार से निकला है, सिहावल पर्वत से। और खरखरा ये बालोद से निकलता है, बालोद से किसी स्थान से, तो ध्यान रखेंगे। बाकी खारंग नदी का आप लोग मुझे बताइएगा कहाँ से इसका उद्गम हुआ है। अरपा नदी का उद्गम स्थल खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी, ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है और अरपा नदी के तट पर बिलासपुर नगर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक विम कैडफाइसिस, विम कैडफाइसिस, इसको जो है कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है, विम कडफिसस, विम कडफिसस, ऐसे, ये फल का फ है, तो विम कडफिसस ऐसा आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, या फिर कभी कभी ऐसे विम कैडफाइसिस। तो कुषाण शासक विम कैडफाइसस या फिर विम कडफिसस, इसके ताम्र सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुआ है बिलासपुर से, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बिलासपुर से मिला है कुषाण शासक का ताम्र सिक्का। अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी से दक्षिण पूर्वी समुद्र तट की ओर जाने वाला प्राचीन मार्ग छत्तीसगढ़ के किन प्राचीन नगरों से होकर गुजरता था? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इसमें आपको ये बताना है कि प्राचीन समय में कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के आसपास है, कौशाम्बी इलाहाबाद बनारस इस तरफ कहीं पड़ता है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी से दक्षिण पूर्वी समुद्र तट, यहाँ पर जगन्नाथपुरी जो है ना, जगन्नाथपुरी, उसको बताया गया है, वहां तक जाने वाला रास्ता इसको बताया गया है। कौशाम्बी से जगन्नाथपुरी जो पूर्वी समुद्र तट है, वहां तक जाने वाले मार्ग में हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से नगर भी आते थे? मतलब कि कौशाम्बी से जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ से होकर जाना पड़ता था। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नगर इस मार्ग के मध्य में पड़ते थे? तो एक होता था मल्हार, होता था खरोद भी आता था, बीच में सिरपुर भी आता था, डोंगरगढ़ इसमें नहीं था, ध्यान रखेंगे। तो 1 2 4 आपका आंसर है, ध्यान रखना, 1 2 4। ये वाला चीज ना मैंने बिलासपुर जिले के सरकारी वेबसाइट से ये वाला डाटा लिया है। तो इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती है। 1 2 4 आपका आंसर है, डोंगरगढ़ इसमें सम्मिलित नहीं है। 1 2 4 मल्हार, खरौद, सिरपुर होते हुए जो है जगन्नाथपुरी जाया जाता था कौशाम्बी से। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले का अमेरी कापाताला ग्राम में स्थित प्राचीन देवरानी जेठानी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, जो कि लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में निर्मित है, गुप्त काल में बना हुआ इसको माना जाता है। तो ये जो है ना देवरानी जेठानी का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, मतलब कि यह एक शिव मंदिर है, देवरानी जेठानी का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति द्रविड़ भाषा से संबंधित बोली का प्रयोग नहीं करती है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा और छत्तीसगढ़ के जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली बोलियों के संदर्भ में जानकारी रखनी होगी। तो देखो, जो दोरला जनजाति के लोग हैं, इनकी जो बोली है उसको बोला जाता है दोरली। क्या बोला जाता है? दोरली। और जो दोरली बोली है ना, जो दोरली बोली है, ये जो है अपना क्या कहते हैं, ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। यहां आपको क्या बताना है? जो द्रविड़ भाषा का प्रयोग नहीं करते उसको बताना है ना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उर्रांव, उर्रांव जनजाति द्वारा कुरुख बोली का प्रयोग किया जाता है।
कुरुख, उरांव जनजाति में कुरुख बोली का प्रयोग होता है, ये भी द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। कुरुख बोली भी जो है द्रविड़ भाषा का ही हिस्सा है। उसका कोंद जनजाति के लोगों द्वारा जो बोली बोली जाती है उसको बोला जाता है कुई, ये भी जो है द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। उसके बाद जो भुजिया है ना, इनके द्वारा जो बोली बोली जाती है वो जो है ना आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ी का ये लोग प्रयोग करते हैं और उससे मिलते जुलते बोली का, तो इनकी बोली जो है आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। बाकी सब जो है ना द्रविड़, ये तीनों जो हैं द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। मतलब जो दक्षिण में जो बोलियां बोली जाती है ना, कुछ कुछ उस टाइप की इनकी बोलियां हैं। दोरला जनजाति की दोरली बोली, उरांव जनजाति की कुरुख बोली, कोंध जनजाति की कुई बोली, तो ये सब द्रविड़। और जो भुजिया जनजाति है जो कि मध्य छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, ये छत्तीसगढ़ी बोलती हैं और उससे मिलती जुलती बोली का प्रयोग करते हैं, जो कि आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है बस्तर का मध्य प्रांत में विलय कब हुआ? तो भाई बस्तर का मध्य प्रांत में विलय हुआ 1854 में। 1854 में ही छत्तीसगढ़ जो रतनपुर और जो रायपुर को मिलाकर के जो मराठे अधिकार करके बैठे थे ना, वो भी जो है 1854 में अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। क्योंकि देखो जो बस्तर है, पूरा छत्तीसगढ़ है, वो नागपुर के भोसला शासक के अधिकार में था और 1854 में नागपुर के भोसला शासक के संपूर्ण राज्य को, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित बस्तर सब आते थे, उसको अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। इस तरह से 1854 में छत्तीसगढ़ बस्तर ये जो है अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।